नमस्कार। नई उम्मीदें, नए सपने और एक और नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा, जहां हम बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की और आत्मनिर्भर होते भारत की। नमस्कार, मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अजय मिश्रा। धन्यवाद कृतिका। और आज का दिन बहुत ही खास है, ऐसा इसलिए क्योंकि आज ही के दिन 12 वर्ष पूरे हुए हैं मोदी सरकार के। बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं, क्या कुछ बड़े कार्यक्रम चलाए गए हैं जो जन जन तक पहुंचे और कैसे समावेशी विकास को बढ़ावा मिला, कैसे अर्थव्यवस्था 10वें पायदान से अभी फिलहाल 5वें पायदान पर है। सभी की चर्चा करेंगे, आपको दिखाएंगे टेक टॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच, जो कि हर बात जो आपके दिन को बना सकती है खास। और इस नया सवेरा की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। चलिए। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे। आज ही के दिन 2024 में नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार ली थी शपथ। देश अब विकसित भारत की ओर अग्रसर। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे देश के सभी भूमि बंदरगाह। गृह मंत्री अमित शाह आज लॉन्च करेंगे लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम। एशिया की सबसे लंबी जोजिला सुरंग प्रोजेक्ट का आज अहम पड़ाव। कुछ ही मिनटों में कश्मीर से पहुंचेंगे लद्दाख। जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू आज। बीस टीएमसी सांसदों के विद्रोह से टीएमसी में अब बढ़ा टूट का खतरा। सांसद काकोली घोष ने सुनाया अपना दर्द। ममता बनर्जी के अगले कदम का इंतजार। स्पीकर के फैसले पर भी रहेगी नजर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ट्रंप की अपील के बाद ईरान और इजराइल की एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट से उड़ानें फिर से शुरू। और T20 क्रिकेट विश्व कप के अभ्यास मैच में भारतीय महिला टीम ने वेस्टइंडीज को 26 रनों से हराया। भारतीय फुलमाली ने खेली 56 रनों की नाबाद पारी। राधा यादव ने 3 और श्रेयांका पाटिल ने झटके 4 विकेट। तो ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात करेंगे विस्तार से, जहां भारत अब एक ऐसे रास्ते पर चल रहा है जहां से विकसित भारत की मंजिल काफी नजदीक भी दिखाई देती है। 2014 के बाद 2026 में आज के इस दिन तक नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने ऐसे कई मुकाम हासिल किए हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में इस समय हो रही है। 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर के नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में नया इतिहास रचा था। लगातार तीसरी बार जनता के भरोसे ने न सिर्फ एनडीए को सत्ता सौंपी, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में विकसित भारत के संकल्प को नई रफ्तार भी दी। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पीछे मुड़कर देखें तो उपलब्धियों की लंबी सूची है, जिन्होंने देश की विकास यात्रा को नई दिशा दी। वहीं 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। 81 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का घर मिला और जनधन योजना के जरिए 58 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार में भी बड़ा बदलाव नजर आया है, जहां 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने, 16 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचा और उज्ज्वला योजना के तहत 11 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन दिए गए। इस बीच में हमने देखा कि आर्थिक सुधारों ने भी गति पकड़ी और आर्थिक सशक्तिकरण पर सरकार का खासा जोर रहा। 57 करोड़ से अधिक लोगों को बिना गारंटी के ऋण मिला। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की बात करें तो उसके तहत 74 लाख रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को मदद पहुंची और अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमों को 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण दिया गया। इसका मतलब यह है कि समावेशी विकास को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो रिफॉर्म्स किए गए उसका असर जमीन पर दिखने लगा है। खेती बाड़ी में सबसे बड़े रिफॉर्म्स किए गए। किसान के क्षेत्र में देखें तो पीएम किसान सम्मान निधि पहली बार देश में शुरू की गई। किसानों के खातों में 4.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक पहुंचाई जा चुकी है, वो भी बिना किसी लीकेज के सीधे उनके बैंक खाते में। सामाजिक सुरक्षा कवरेज 3 गुना हुआ।
रक्षा निर्यात, पहले हम लोग इंपोर्ट करते थे, नेट इंपोर्टर था भारत, आज 38,400 करोड़ रुपए तक हम एक्सपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। और मध्यम वर्ग को सबसे बड़ी राहत ये कि आयकर छूट की सीमा अब बढ़ करके 13.25 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इस तरह के बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए। बिल्कुल, इसके साथ ही अजय, अगर हम देखें स्वास्थ्य के क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो उसमें आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं में शामिल है और इसके तहत 60 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा इस समय मिल रहा है देश में। और 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को भी इसके दायरे में लाया गया है। और बीते कल की भी अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल भी अब आयुष्मान योजना से जुड़ चुका है। तो मोदी सरकार के 12 साल, जिसमें हमने देखा कि विकास के लिए, कल्याण के लिए कई सारे बड़े कदम उठाए गए हैं, लेकिन पिछले 12 साल में अगर हम 12 फैसलों की बात करें तो वो भी काफी खास रहे हैं अजय। मुझे लगता है कि इस सरकार की खासियत रही कृतिका की, जब से सरकार आई है एक नया शब्द हमने सुना उसमें मिशन मोड कहते हैं जी। मुझे याद आता है 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तो उन्होंने जन धन योजना के नाम से एक बड़ा मिशन चलाया, दुनिया का सबसे बड़ा मिशन था। बिल्कुल। मुझे याद आता है कि एक पुराने वित्त मंत्री थे, मैं नाम नहीं लूंगा, शायद जनता समझ जाएगी, जब हम लोग उनसे सवाल किया करते थे कि सभी लोगों का खाता कब तक खुलेगा, क्योंकि वो बैंकिंग सेक्टर का रिव्यू किया करते थे, तो उन्होंने कहा था, मुझे याद है आज भी वो उनका बड़ा बयान, कि आपको हर जिले में वित्त मंत्री बनाना होगा अगर आपको बैंकों के खाते खोलने हैं। तो इतनी बड़ी बात की थी और बड़ी ही विश्वास के साथ उन्होंने कही थी। उसी तरह से पहली बार जब यूपीए की बात हुई थी, वो संसद में आपने देखा कि उसका मजाक उड़ाया गया कि किसके पास मोबाइल नहीं है, आप क्यों यूपीआई शुरू कर रहे हैं। पहले बेस तैयार किया गया, जनधन खाते, सभी के खाते खोले गए, मोबाइल को जनधन के साथ जोड़ा गया, जैम के साथ जोड़ा गया, वो ट्रिनिटी बनाई गई। तो पहले बुनियादी ढांचा और उसके बाद बड़े बड़े फैसले लिए गए जिनका अभी हम जिक्र करने जा रहे हैं। बिल्कुल, इन 12 फैसलों की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख तौर पर है जीएसटी, जिसको लागू किया गया। इसके साथ ही अनुच्छेद 370 को हटाना, राम मंदिर बनवाना, नागरिकता संशोधन अधिनियम, 3 तलाक कानून, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये तमाम वो बड़े फैसले हैं जिनकी वजह से देश ने एक तेज रफ्तार पकड़ी है विकास के क्षेत्र में और हम लगातार इसमें अग्रसर भी हैं। उज्ज्वला योजना जिनमें से एक है, आयुष्मान भारत योजना, पीएम आवास योजना, वंदे भारत ट्रेन और इसके साथ ही अभी हाल ही में पिछले साल जो हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर। तो 12 साल में 12 बड़े फैसले, हालांकि ये 12 बड़े फैसले, इसके अलावा और कई सारे अहम फैसले लिए गए जिसने हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जीएसटी का आपने जिक्र किया तो आज़ादी के बाद सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म्स कहा जा रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स साइड में रिफॉर्म्स किया गया और इसके लिए पुरानी सरकार ने 17 वर्षों तक लगातार बहस किया, चर्चाएं की, बहुत सारे रिपोर्ट सौंपे गए, लेकिन उसको जमीन पर नहीं उतारा गया। लेकिन मुझे याद आ रहा है, अभी भी शायद आपको याद होगा, जीएसटी जब लॉन्च किया गया था रात के 12 बजे, प्रणब मुखर्जी साहब थे और उन्होंने प्रेस किया बटन और संसद में जिस तरह से आज़ादी का एक नया सूरज हमने देखा था, उसी तरह की एक आज़ादी, एक देश एक टैक्स हमने देखा। उसके बाद 370 जब हमने जिक्र किया कि एक देश एक संविधान, इस तरह से संपूर्ण देश को जोड़ने का भी जो काम किया इन योजनाओं ने किया। तो बुनियादी ढांचा एक तरह से मजबूत करना और उसके ऊपर कार्यक्रम बनाना और फिर समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए जन जन तक जो कल्याण की योजना है पहुंचाना और बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली और बिना किसी लीक के पहुंचाना, वही सरकार के सुशासन का सबसे बड़ा मंत्र है। बिल्कुल, और इसके साथ ही अगर 12 साल की अगर हम बात करें तो हर क्षेत्र में पूरे भारत की जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आई, क्योंकि भारत की तस्वीर इसके जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिसमें एक्सप्रेसवे खास तौर पर कि किस तरीके से बदलाव हमें देखने को मिला। एक्सप्रेसवे है और इसके साथ ही वंदे भारत की जब हम बात करते हैं तो इस समय पूरे देश में कई सारी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं जो समय और पैसे दोनों की बचत कर रही हैं। सेमीकंडक्टर प्लांट, यूपीआई, चंद्रयान, राम मंदिर, बंदरगाह और नए और आधुनिक एयरपोर्ट, ये तमाम वो चीजें हैं जो तरक्की की एक अलग ही कहानी कहते हुए नजर आते हैं। इस विशेष चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान, शैलेंद्र मिश्र दिल्ली से जुड़ रहे हैं, सुरेखा अब्दुरी हैदराबाद से, हरिकेश वाराणसी से, शब्बीर दार श्रीनगर से। चारों ही संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। कृतिका। बिल्कुल, और सीधा रुक करते हैं इस वक्त शैलेंद्र का। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे पिछले 12 साल की अगर हम बात करें, क्योंकि आप पॉलिटिकल कवर करते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में बीजेपी और एनडीए का कद कितना बढ़ता हुआ आपको नजर आए, क्योंकि ये तो हम बात कर रहे हैं विकास की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, डेवलपमेंट की, लेकिन अगर पॉलिटिकल नजरिए से अगर हम देखें तो कितना कद बढ़ा है शैलेंद्र? देखिए, 2014 में जब प्रचंड जीत हासिल हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और उसके बाद आप देखें तो राज्य दर राज्य
जो चुनावी सफलता मिली, आज पूरे उत्तर पूर्व में आप देखें तो बीजेपी और एनडीए की सरकार है। अगर आज आप पश्चिम बंगाल में देखें तो वहाँ वो भी किला बीजेपी ने फतह कर लिया और प्रचंड जीत पश्चिम बंगाल में हासिल हुई है। जो दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना था, वहाँ पर भी पश्चिम बंगाल में भी अब बीजेपी सत्ता में आई है। इस लिहाज से देखें तो राजनीतिक सफलता की एक बड़ी कहानी है। राज्य दर राज्य जहां सत्ता में बीजेपी वापस लौटती नजर आई है। गुजरात में तो हम जानते हैं लंबे समय से सत्ता में है, मध्य प्रदेश में लंबे समय से सत्ता में है। आप उत्तर प्रदेश में भी देखिए कि 2017 तो शैलेंद्र, ऐसा क्यों हुआ? उन वजहों का भी जिक्र कीजिए जिसकी वजह से ये सत्ता लगातार मिली और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को नेतृत्व प्रदान किया। देखिए अजय, उसी पर आ रहा था कि सबसे बड़ी इसकी वजह है गुड गवर्नेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया है। और जिस एंटी इनकम्बेंसी की बात होती थी, जब भी कोई चुनाव होता था तो उसे प्रो इनकम्बेंसी में बदला है। यानी कैसे सरकार अगर बेहतर डिलीवरी करती है, आम जनता के लिए काम करती है, तो जो सरकार रहती है 5 साल उसके पक्ष में एक लहर होती है। ये हमें बीते एक दशक में देखने को मिला है, जब राज्य दर राज्य बीजेपी एनडीए की सरकार सत्ता में वापस लौटी है। चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात में तो हम देख रहे हैं 2 दशकों से वो कहानी दोहराई जा रही है। मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं लंबे समय से वो कहानी दोहराई जा रही है। और इस वक्त अजय मैं खड़ा हूँ संसद भवन के ठीक सामने। हमारे पीछे जो संसद भवन है, नया संसद भवन, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस संसद भवन की परिकल्पना की गई थी। और आज हम देख रहे हैं कि हमारी भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस नए संसद भवन का निर्माण कराया गया है। तो चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, या फिर हमारी भविष्य की जरूरतें हों, उन सब का ध्यान रखते हुए मोदी सरकार ने आगे काम किया है। हम इस वक्त संसदीय लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा मंदिर है उसके ठीक आप देखें सामने खड़े हैं। हमारे साथ बने रहिए। शब्बीर डार हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। शब्बीर, आपसे समझना चाहेंगे कि जो बदलाव हुआ है जम्मू कश्मीर में, अनुच्छेद 370 की बात करें, उसके बाद बुनियादी ढांचे में कितना बदलाव आप देखते हैं और जनता की तरफ से कैसे इन योजनाओं को समर्थन मिला है? नहीं, बिल्कुल। अगर हम 10 साल की बात करें तो जम्मू और कश्मीर, खासतौर कश्मीर, बहुत कुछ बदल गया है। आज के दिन की बात करें तो आज भी जोजिला टनल का जो आज वहाँ भी उसका जो वहाँ भी आज इनोवेशन हो रहा है, तो वो जोजिला भी अब लेह और कश्मीर भी कनेक्ट हो रहा है। तो कश्मीर की एक तस्वीर है कि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी, यहाँ का जो सिक्योरिटी सिचुएशन, यहाँ की जो एक इकोनॉमी रिवाइवल, टूरिज्म, इन सब चीज़ों में, इन सब क्षेत्रों में जहाँ पे जो है एक ऐतिहासिक चेंज आई, तब्दीली आ गई है इतने सालों में। हमने देखा है कि पिछले साल यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट्स आ गए हैं। भले ही कुछ सिक्योरिटी सिचुएशन बीच में इधर उधर के रहे, लेकिन तब भी यहाँ पे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जेम्स, यहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस अब हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट हैं। इसी तरह जो गाँव देहात जिनको सदियों से वहाँ पे पावर, बिजली या रोड कनेक्टिविटी नहीं थी, आज के डेट में एलओसी के पास भी जो गांव है, जो लास्ट गांव हैं, वहाँ तक बिजली, वहाँ तक सड़कें, वहाँ तक जो है हॉस्पिटल बनाए गए हैं। इसके साथ साथ जो डिजिटल इकोनॉमी की बात करें, डिजिटल इंडिया की बात करें, हर गांव में इस वक्त आपके किसी दूर दराज गांव में जाएंगे तो यूपीआई से आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल रही है। और ये कश्मीर जैसी प्लेस टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टूरिस्ट कहीं से भी आते हैं और मेरे गुलमर्ग या सोनमर्ग या अहरबल के एरिया में वो अपने घूमने जाते हैं, तो वहाँ पे उनको अगर किसी कहीं पे ढाबे पे चाय पी के उनके पास कैश नहीं होगा तो वो यूपीआई से वहाँ पे अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ये एक तस्वीर है बदली हुई जम्मू और कश्मीर की। इसके साथ साथ हमने वंदे भारत देखी है, हमने रेल कनेक्टिविटी देखी है। बिल्कुल शब्बीर, एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला और इसका सीधा असर आम लोगों के जीवन पर भी पड़ता हुआ नजर आया। हमारे साथ में इस वक्त वाराणसी से हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर हरिकेश, अगर हम देखें तो पर्यटन की जब हम बात करते हैं तो अब उत्तर प्रदेश का नाम भी उसमें शामिल हो चुका है। फिर चाहे हम बात प्रयागराज की करें, अयोध्या की करें, या फिर इस वक्त जहां आप मौजूद हैं वाराणसी, काशी नगरी, वहां की बात करें। सबसे पहले अजय और कृतिका, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, इसी से मैं शुरुआत करूंगा। यही उद्घोष है। और जब काशी के सांसद के रूप में जब नामांकन करने आए प्रधानमंत्री, तो काशी के जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हम सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। और उन्होंने दिया, जो आप अभी जिक्र कर रही हैं टूरिज्म के लिए, तो अजय खुद साक्षी रहे हैं जब काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हो रहा था, अजय कमेंट्री कर रहे थे और
जो भव्यता है, दिव्यता है, गंगा से लेके बाबा विश्वनाथ तक की जो दूरी थी उसको प्रधानमंत्री ने, यहाँ के सांसद ने कम की। और जब से बाबा विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार हुआ है, दिव्यता मिली है, भव्यता मिली है, लगातार करोड़ों की संख्या में हर साल यहाँ पर पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा जो आप अजय सवाल पूछ रहे थे शैलेंद्र से कि क्या वजह है कि सभी जो प्रदेश हैं जिनमें भाजपा की सरकार बनती जा रही है या लगातार कई वर्षों से है, तो एक ही चेहरा है और वह है काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी जी का। जो उन्होंने जो कह रहे थे शैलेंद्र, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि डिलीवर किया, गुड गवर्नेंस दिया और जो विश्वसनीयता है उनके चेहरे की वह बनी रही। और लगातार जो सबका साथ सबका विकास की बात वो करते हैं, वो मैसेज जमीनी स्तर पर पहुंचा, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पहुंचाया, पार्टी ने पहुंचाया, संगठन ने पहुंचाया और जो सरकारें बनी जिन प्रदेशों में या केंद्र में जो सरकार है उसने भी पहुंचाया। तो ये जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं, जो कृतिका आपने मुझसे सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश का भी जिक्र आ रहा है पर्यटन के क्षेत्र में, तो जो प्रधानमंत्री की अगुवाई में जो प्रदेश सरकार है वह भी किस तरह से डिलीवर कर रही है, चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, और सबसे पहले शुरुआत चूंकि काशी विश्वनाथ धाम में हुई, जिसका इतना बड़ा दिव्य भव्य मंदिर बना, जो सकरी गलियों से होकर जाना पड़ता था, वो दिव्य भव्यता, स्वच्छता भी, क्योंकि स्वच्छता की शुरुआत भी बिल्कुल हरिकेश, आपने सही कहा कि विकास के साथ साथ विरासत उसको संजोना और संपूर्ण विश्व तक लेकर के जाना, चाहे वो G20 के जरिए हो या इस वक्त ब्रिक्स के जरिए बहुत सारे जो समिट्स हैं वो देश के कोने कोने में हो रहे हैं। चलते हैं दक्षिण की तरफ, हैदराबाद में हमारे सहयोगी सुरेखा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेखा, जिस तरह से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो $1 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ अपने आप को लेके जाना चाहते हैं और भारत भी चाहता है कि हम विकसित राष्ट्र बने। दक्षिण के राज्यों की एक हम आवाज आपके जरिए समझना चाहेंगे कि कैसे वो अपने आप को विकसित भारत की इस यात्रा में साथ पाते हैं और आगे की दिशा कैसे देखते हैं आप लोग दक्षिण के क्षेत्र में, अगर हम बात करें वहां पर विकास की। जी हाँ, और जैसे आपने वो 1 ट्रिलियन इकॉनमी की जो बात कही है, मैं जाहिर तौर पर ये कहना चाहूंगी, ये 1 ट्रिलियन की इकॉनमी को लेकर हर राज्य इस वक्त कह सकते हैं कि उसी रेस में है, चाहे वो तेलंगाना हो, कर्नाटका हो या फिर दक्षिण भारत का कोई राज्य। और दूसरी बात, जिस तरीके से आपने 12 जो है बड़े बड़े कार्यक्रम जो गिनाए आपने कि किस तरीके से जो है उन पर अमल किया गया और उसको लेकर कैसे प्लानिंग की गई, तो मैं सिर्फ आपको एक कह सकती हूँ कि उदाहरण के तौर पर सिर्फ तेलंगाना का राज्य जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ी हूँ हैदराबाद में, वही के आपको गिना सकती हूँ कि कितने ज्यादा बदलाव जो है वो किए गए हैं। चाहे वो रेलवे के सेक्टर में हो, 50,000 करोड़ से ज्यादा का जो है पैसा तेलंगाना के लिए दिया गया है, जिनमें से 40 से ज्यादा रेलवे स्टेशन के लिए रीडेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है, जो बता रहा है कि हम सिर्फ एयरपोर्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो छोटे जिले हैं वहां तक के लिए किस तरीके से मार्ग को सुगम किया जाना चाहिए और वहां की जो रेलवेज हैं, वहां की जो रेलवे स्टेशन हैं, उनको किस तरीके से डेवलप किया जाना चाहिए। हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं कि कितनी ज्यादा जो है इस वक्त में पूरे विश्व भर में किस तरह के हालात है और ऐसे में रामगुंडम फर्टिलाइजर प्लांट को जो है वापस उस पर काम करना, ये कितनी बड़ी बात है। जब हम बात करते हैं विकास की और साथ ही में अपने धरोहर को संजोह रखने की, तो हमें ये भी बात करनी होगी कि तेलंगाना के वारंगल में ही जो है किस तरीके से हैंडलूम्स को लेकर तवज्जो देते हुए वहां के लिए पार्क बन रहा है। और जब हम बात करते हैं विकास की, तो हमें ये भी बात करना होगा कि हैदराबाद IT हब के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर स्टार्टअप्स कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंडिया की जो हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं जो बता रहा है कि यहाँ पर जब हम बात भारत की करते हैं तो हर राज्य को चमकना होगा, और जब हर राज्य रंग बिरंगे रंगों से चमकेगा तब भारत जाहिर तौर पर जो है विश्व के पटल पर बहुत ही ज्यादा अलग रंग बिरंगा उभर कर आएगा और विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। तो ये वो छोटी चीजें हैं जो बताती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु में हाल ही में चुनाव हुए, लेकिन जब राजनीति की बात होती है तो सिर्फ चुनाव तक, उसके बाद विकास के बारे में बात होनी चाहिए। और इसी को लेकर जो है चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर केंद्र सरकार के जो कार्यक्रम है, पूरे राज्य भर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में किस तरीके से अमल हुए जा रहे हैं। क्योंकि रामेश्वरम की हम बात करते हैं, हम कर्नाटका की बात करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ समय पहले उन्होंने दौरा किया, तो एक राज्य तक के लिए सीमित नहीं रखा। उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं जब भारत का हूं तो पूरे भारत मेरा है, और पूरे भारत में जो है उनके जितने भी कार्यक्रम हैं या फिर जितने प्रोजेक्ट है, जितने विकास के कार्यक्रम है, सब पूरे देश भर में होने चाहिए। घर घर जब विकास करेगा जी सुरेखा, और इसीलिए भारत
और इसीलिए जो दूरियां हैं वो घटी हैं, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसीलिए दूरियां भी घटी हैं। दिल्ली दूर नजर नहीं आता और हैदराबाद हम लोगों को विकास इतना हुआ बुनियादी ढांचे का कि आप 2 से 3 घंटे में किसी भी राज्य के कोने में पहुंच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुलेखा जी आपका, शब्बीर डार जी आपका बहुत धन्यवाद, डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह काशी से जुड़ने के लिए शुक्रिया, और शैलेंद्र मिश्र दिल्ली से इस अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पिछले 12 साल में काफी विकास हमें देखने को मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि जब हर एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा अपने क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र विकसित होगा, तभी हम विकसित राष्ट्र की कल्पना भी कर सकते हैं और बहुत जल्दी इस लक्ष्य को बहुत अच्छी बात याद दिलाई। उन्होंने सिर्फ विकास की बात नहीं, उन्होंने हर नागरिक के कंट्रीब्यूशन की बात की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को, जो हम लोग कभी, जैसे मुझे ये बात याद नहीं थी कि हर नागरिक को कंट्रीब्यूट करना है, और बार बार वो अपील करते रहे और बार बार याद दिलाना इस देश को कि नहीं बहुत बहुत जरूरी है, बार बार याद दिलाना कि सफाई बहुत जरूरी है, बार बार याद दिलाना कि भाई महिलाओं की अस्मिता, महिलाओं के जो अधिकार हैं वो बहुत जरूरी हैं। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, तो चर्चा लगातार जारी है और बहुत सारे और कहानियां हैं जो नया सवेरा में हमें आप तक पहुंचानी। हमारी शादी के बाद तो 4 ही दिन में छाले निकल आए थे हाथों में। इसका हाथ देखो, महीना भर से चमक रहा है। काहे कि घर में तब सुविधा ना रही, और अब शौचालय है, पानी है, गैस भी है घर में। अभी काम भी करेगी और नाम भी विश्वास है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सवेरा में। लगातार हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल को लेकर, जहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में अपने 12 साल पूरे कर लिए हैं और इन 12 सालों में मोदी सरकार के तमाम फैसलों से देश विकसित भारत की ओर भी बढ़ चला है। और पिछले 12 सालों में राष्ट्र प्रथम की भावना से मोदी सरकार ने तमाम जन कल्याणकारी कदम भी उठाए। मोदी सरकार के 12 सालों के कामकाज पर डीडी न्यूज एक सीरीज इस समय चला रहा है, जिसमें हम आपको लगातार दिखाते हैं कि कैसे इन 12 सालों में सरकार के बड़े फैसलों से तमाम क्षेत्रों में बदलाव हुए हैं। तो आइए देखते हैं हमारी खास सीरीज विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। और इस विशेष सीरीज में आज की कहानी है भारत की शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। हालांकि शिक्षा राज्यों का भी विषय है, लेकिन बीते 12 वर्षों में बहुत सारे शिक्षा नीति में क्रांतिकारी बदलाव हुए। 34 साल बाद 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, उसने युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने में काफ़ी मददगार साबित हुई और इस नीति ने भी प्री प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालय तक की जो शिक्षा है उसमें बड़े बदलावों का रास्ता साफ किया। भारत में अब उच्च शिक्षण संस्थानों की जो संख्या है उसमें करीब 35% की वृद्धि देखने को मिली। तो विश्व रैंकिंग में भारतीय शिक्षण संस्थानों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो सीधे तौर पर अगर शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो कई सालों बाद शिक्षा नीति लाई गई और इसका सीधा असर अगर हम देखें अजय, तो ग्राउंड जीरो पर बच्चों के जो भविष्य है उस पर खास तौर पर पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा को व्यवसाय के साथ जोड़ना, स्किलिंग के साथ जोड़ना और भविष्य के लिए तैयार करना बच्चों को, और उस सारी शिक्षा प्रणाली को जो ज़रूरत जो उनके लिए भविष्य के लिए तैयार करती है उसको शिक्षा में शामिल करना, वो एक बहुत बड़ी पहल रही। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि शिक्षा जो है वो राज्यों का विषय है। अलग अलग राज्य अपने अपने, जैसे मान लीजिए दक्षिण के राज्य हैं वो स्पेस साइंस में, आईटी में बहुत आगे नजर आते हैं। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, मिसाल के तौर पर गुजरात, महाराष्ट्र, जहाँ पर बिजनेस की बहुत सारी बातें होती हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग जाना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि इन शिक्षा के क्षेत्र में कौन से बड़े बदलाव हैं हमारी इस विशेषता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत के निर्माण में देश के युवाओं की बेहद अहम भूमिका होगी।
युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने, उनके सपनों को साकार करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पिछले 12 साल से लगातार काम कर रही है। 34 साल के लंबे अंतराल के बाद वर्ष 2020 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने में मददगार साबित हो रही है और इस नीति ने प्री प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा में बड़े बदलावों का रास्ता साफ किया है। ये नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस परिवर्तनकारी विजन को दर्शाती है जिसमें उन्होंने शिक्षा को भारत की विकास गाथा के केंद्र में रखा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में कई सुधारों का प्रावधान किया गया है। एक और जहां 2030 तक प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी स्तर की शिक्षा में 100% नामांकन दर का लक्ष्य रखा गया है, वहीं 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात बढ़ाकर 50% तक करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 2022 में पीएम श्री योजना की शुरुआत की। केंद्र प्रायोजित इस योजना के तहत देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों को पीएम श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया के तौर पर अपग्रेड किया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारतीय उच्चतर शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण और भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस स्थापित करने का रास्ता साफ किया है। सरकार ने वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 500 में आने वाले संस्थानों को भारत में अपने कैंपस स्थापित करने की अनुमति दे दी है। इससे प्रतिभावान भारतीय छात्रों को देश में ही सस्ती और गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा हासिल हो सकेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के तहत विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शोध संस्थानों और प्रयोगशालाओं में शोध और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के मकसद से अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF की शुरुआत की गई है, जो 5 फरवरी 2024 को अस्तित्व में आया। एक रिसर्च कल्चर को निर्माण करने के लिए सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को ही फंडिंग होने से नहीं चलता है, तो छोटे छोटे जगह में भी रिसर्च करने वाले लोग हैं, उनको भी साथ में लेने के लिए अनेक सुविधाएं निर्माण की गई है। वैसे ही RDI फंड, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड, इंडस्ट्री को भी साथ लेके उनका भी रिसर्च हम देश के लिए विकसित भारत होने के लिए, उपयोगी होने के लिए वो भी क्रिएट किया गया है। और जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के एक माध्यम से हब एंड स्पोक मॉडल यानी कैपेसिटी बिल्डिंग हर इंस्टीट्यूट के जगह में होनी चाहिए, इसलिए बहुत बड़ा प्रयास हो रहा है। गत 12 वर्षों में भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या में करीब 35% की उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है। 2014 में जहां देश में 51,534 उच्च शिक्षण संस्थान थे, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 70,000 से अधिक हो चुकी है। विश्वविद्यालयों की संख्या 2014 में 760 से बढ़कर 2025 में 1338 तक पहुंच चुकी है। इस दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 40 से बढ़कर 48 हो गई है। 2014 में देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी IIT की संख्या 16 थी, जो अब बढ़कर 23 हो गई है। IIM की संख्या 13 से बढ़कर 21 हो गई है, जबकि एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 23 हो गई है। वैश्विक रैंकिंग में भारतीय शिक्षण संस्थानों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 2026 की प्रतिष्ठित QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 54 भारतीय संस्थान शामिल हैं, जबकि 2014 में ये संख्या महज 11 थी। युवाओं का कौशल विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है और इस क्षेत्र में सरकार की जोर देने का ही असर है कि कौशल विकास के मामले में पिछले 1 दशक के दौरान उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। इसका श्रेय जाता है सरकार द्वारा 2015 में शुरू किए गए स्किल इंडिया मिशन को। युवाओं को रोजगार योग्य कौशल मुहैया कराने और उद्योग जगत की जरूरतों के मुताबिक प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने के मकसद से स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत हुई। कुशल युवाओं की फौज तैयार कर आत्मनिर्भर भारत बनाने और भारत को दुनिया का स्किल कैपिटल बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने में ये योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। स्कूली छात्रों में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के मकसद से 2016 में अटल टिंकरिंग लैब्स की शुरुआत हुई। देश में अभी 10,000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब चल रहे हैं, जिनसे 1 करोड़ से अधिक छात्र जुड़े हैं। ये लैब्स देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 722 जिलों में स्थापित हैं। सरकार ने पिछले साल बजट में 50,000 नए अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। ये पहल भारत को एक वैश्विक नवाचार केंद्र बनाने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में मील का पत्थर साबित होगी।
मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने डीडी न्यूज़ के साथ विशेष पॉडकास्ट किया और इस पॉडकास्ट का नाम है भारत रीलोडेड। तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जापान के बाद भारत में तेल की कीमतों में सबसे कम बढ़ोतरी हुई है। आम लोगों पर बोझ न पड़े, इसके लिए सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को 3 बार घटाया। फरवरी 2022 से लेके फरवरी 2026 और अभी तक दाम पहले क्यों नहीं बढ़े? 4 साल पहले दाम बढ़े थे फरवरी 2022 में, और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दाम बढ़ाने की बजाय 1 लाख करोड़ का जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है वो कम कर दी पेट्रोल और डीजल की, और उसके बाद थोड़ी सी पेट्रोल और डीजल में इंक्रीज ऑफ प्राइस हुआ है, 7 रुपए 60 पैसे एक्सेट्रा। तो अगर दुनिया भर में देखें, विश्व भर में, तो जापान के बाद वी आर द कंट्री विद द लोएस्ट इंक्रीज इन पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस। सो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए इट्स आर्टिकल ऑफ फेथ कि हमारे जो कंज्यूमर है, हमारे जो आम नागरिक है, उनको इंटरनेशनल प्राइस इंक्रीजेस से बचाया जाए। और बीते कल दिल्ली में हुई इंडी गठबंधन की बैठक, और उस बैठक पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि विपक्ष अपने ही विरोधाभासों के बोझ तले ढह रहा है। उम्मीद जताई कि अगले साल फिर यूपी में बीजेपी की जबरदस्त जीत होगी। मुझे तो लग रहा है दे आर कोलैप्सिंग अंडर द वेट ऑफ देयर ओन कॉन्ट्रडिक्शंस। उनमें कई लोग तो आए नहीं। मैंने सुना कि केजरीवाल जी और स्टालिन आए नहीं, और टीवीके का वैसे नहीं आना चाहा, तो अखिलेश जी और ममता जी बैठे हैं वहाँ पे। ममता जी का जो सिचुएशन आपने देखी है अभी वेस्ट बंगाल में, उनके तो अपने एमपीज उन्हीं के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में चुनाव अगले साल आने वाले हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश विल अगेन रिजल्ट इन रिजाउंडिंग बीजेपी विक्ट्री। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार टीएमसी में जो क्राइसिस है उसका जिक्र करेंगे। आप देख रहे हैं नया सवेरा। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सवेरा में। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं राजनीति से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरों की, जहां विधानसभा से संसद तक तृणमूल कांग्रेस में बगावत। इस समय कई सारी खबरें सामने आ रही है इसको लेकर। पहले ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व में 60 विधायकों का ममता से अलग होना, और अब काकोली घोष की अगुवाई में लोकसभा के 28 में से 20 सांसदों का बागी हो जाना। और विद्रोह की ये एक ऐसी स्थिति है जब कोई राजनीतिक पार्टी जड़ से कमजोर हो सकती है, यहाँ तक कि उसके अस्तित्व पर भी संकट आ सकता है। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि क्या टीएमसी शिवसेना की राह पर जा रही है, क्या केवल उसके विधायकों में फूट पड़ी है और सभी सांसद ममता बनर्जी के साथ हैं। अब ऐसा लगता नहीं है। अभी तक के अपडेट पर नजर डालें तो कल सबसे पहले खबर आई कि शुकेंदु शेखर ने पार्टी और राज्यसभा में सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है, और इसके बाद काकोली घोष के नेतृत्व में 20 सांसदों ने पार्टी की नीतियों पर असहमति जताई। फिर शताब्दी राय के घर बागी सांसद इकट्ठा हुए और स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिख करके सदन में अलग बैठने की मांग कर दी। अब उनका अगला कदम क्या होगा? क्या ये सांसद एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे या फिर अलग से कोई नया ब्लॉक बना लेंगे? वह अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन कल इनकी बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात सुर्खियां बटोरती रही। We are 20 MPs who have requested Honorable Speaker for separate seating
and we will be working in conjunction of the central and state government for development of West Bengal, and we are against the lawlessness, misgovernance and unemployment in the state of West Bengal over the past few years. और चलिए अब आगे आखिर क्या संभावना बनती हुई नजर आ रही है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हैं 28 सांसद, जिनमें से 20 सांसदों का समर्थन का मतलब है कि अलग होने वाला कथित गुट दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई से पूरी तरह से वो बच जाएगा। और हालांकि इसके आगे अगर हम देखें तो ये भी हो सकता है कि अलग हुए गुट को असली तृणमूल कांग्रेस के तौर पर मान्यता भी मिल सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी भी इसी तरीके के हालात देख चुकी है। अजय, मुझे लगता है कि असली तृणमूल कांग्रेस कौन सी होगी? राज्य वाली, जिसमें सब विधायक टूट करके गए हैं और 60 से मेरे ख्याल से बहुत सारे जो विधायक हैं, और नंबर एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ऋतुव्रत के नेतृत्व में, वो उनको समर्थन देंगे, या फिर यहाँ सांसदों के तौर पर नया गुट मिल जाएगा? और जब अलग हुए इस गुट को मूल पार्टी के तौर पर अगर मान्यता मिल जाए तो फिर शिवसेना जैसा हाल होगा। वैसे भी तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित ऋतुव्रत बनर्जी को पहले ही विधानसभा स्पीकर में, जो विधानसभा के स्पीकर हैं, विपक्ष के नेता के तौर पर उनको मान्यता दे चुके हैं। इस मामले को लेकर के टीएमसी हाईकोर्ट में है, वहां पर क्या कुछ फैसला होगा? मुझे लगता है कि यहाँ पर भी अब टीएमसी को इस तरह के कानूनी रास्ते अख्तियार करने पड़ेंगे अपनी सत्ता और अपनी साख को बचाने के लिए। बिल्कुल, लेकिन इन सबके बीच अगर हम देखें तो ये जानना भी बेहद जरूरी है कि तृणमूल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तयार आखिर बगावत पर क्यों उतर आई है, वो भी हम अभी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर क्या दर्द है उनका, उन्हीं की जुबान से सुनाते हैं। काकोली घोष का दर्द, उन्हीं की जुबानी। कोई भी उधर से रीच आउट करने की कोशिश नहीं की। मैंने जो जिला सभापति थी, ये चुनाव में इसका जब नतीजा मुझे पता चला कि वहाँ अच्छा नहीं हुआ, मैंने जिम्मेवारी खुद पर लिया कि शायद मैं सभापति के तौर पे काम नहीं कर पाई, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद भी कोई हमसे मुलाकात भी नहीं किया, फोन भी नहीं किया, डाल ही दिया। मेरा सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं, मैं बहुत सह लिया। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सौरभ दत्ता, जो लगातार टीएमसी और गतिविधियों पर निगाह बनाए हुए हैं। सौरभ, बहुत धन्यवाद। हमारी 4 इंद्रियां होती हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार इतना सूक्ष्म होता है कि पता नहीं चलता कि वो कितना बड़ा बदलाव ले आए। ऐसा लग रहा है कि टीएमसी में अहंकार इतना चरम पर था कि अब सब कुछ तिनका तिनका बिखर रहा है। अजय जी, कृतिका, देखिए, ये अहंकार टीएमसी से भी ज्यादा अभिषेक बनर्जी इस सवाल के कटघरे में है, क्योंकि आप विधायक ले लीजिए, काउंसलर्स ले लीजिए, पंचायत के नेता ले लीजिए और सांसद भी ले लीजिए, सभी का कहना है कि जिस तरह से पार्टी चल रही थी, काकोली घोष दस्तीदार का भी जो बयान आया कि पहले ममता बनर्जी बात सुनती थी, प्रो पीपल एजेंडा लेती थी, लेकिन पिछले 5 साल से, ज्यादातर के 3-4 साल से पूरी पार्टी जो है वो अभिषेक बनर्जी के हाथ में चला गया। तब से जाकर किसी की बात सुना नहीं जाता था, एक तरफ से तानाशाही चलता था, जो अभिषेक बनर्जी कहते थे वही करना पड़ता था, कोई सजेशंस लिया नहीं जाता था। तो इसके चलते पार्टी के अंदर इनका कहना है कि सबके अंदर ही एक गुस्सा था, एक उनका अभिमान कह लीजिए वो था, लेकिन उनको कभी एड्रेस नहीं किया गया कि वो सब वरिष्ठ नेता हैं, बहुत दिनों से ममता बनर्जी के साथ हैं, फिर भी उनकी बातें सुना नहीं जाता था। और साथ ही साथ जो उनका जो आरोप है कि चाहे वो आरजीकर कांड हो, फिर कानूनी व्यवस्था, तोलाबाजी, वसूली, जो सिचुएशंस बंगाल में थे, उनका कहना है कि असली सवाल यह है कि अब तृणमूल कांग्रेस का होगा क्या? विधायक कहीं और जा रहे हैं, सांसद कहीं और जा रहे हैं, या फिर एक ही जगह जा रहे हैं? कहां जा रहे हैं वो लोग? देखिए, संसद और जो राज्य राजनीति है, दो तो अलग अलग रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सांसद जो है वो कह रहे हैं कि वो अलग से ब्लॉक की मांग कर रहे हैं कि वो अलग बैठेंगे, और कहीं ना कहीं जाके सूत्रों के हवाले ये भी पता चलता है कि वो एनडीए के समर्थन में रहेंगे, एनडीए ब्लॉक के समर्थन में रहेंगे। आने वाले जो बादल अधिवेशन है उसमें वो बिल को सपोर्ट करेंगे। तो ये जो गुट है, जो सांसदों का जो गुट है, तो एक ना एक आप कह लीजिए आउटसाइड सपोर्ट जैसा एक फॉर्मेट देखने को मिलता है,
जब यूपीए के रिजिम में जैसा था, लेफ्ट आउटसाइड सपोर्ट करते थे, पूरी तरह से नहीं शामिल थे यूपीए में, लेकिन आउटसाइड सपोर्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं जगह काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में जो 20 सांसदों की बात कहा जा रहा है, तो वो ऐसी एक फॉर्मेशन में तो दिख रहा है। आप राज्य में आ जाइए, अब अगर राज्य में आए टीएमसी कौन सी होगी? ऋतुव्रत के नेतृत्व में, अभी आपने नाम लिया कोकिला जी का, उनके नेतृत्व में, या फिर ममता बनर्जी? नहीं, देखिए असली टीएमसी क्या है कि टीएमसी जो है वो तो जो काकोली घोष दस्तीदार जो सांसद जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो अलग से बैठ सकते हैं, अलग से बैठने की मांग कर रहे हैं संसद में, अलग से, और एनडीए के सपोर्ट में रहेंगे। तो इसको असली टीएमसी कैसे कहेंगे? और अगर आप ऋतव्रत बनर्जी की बात करें तो ऋतव्रत बनर्जी एक ऑपोजिशन के फॉर्मेशन में है, वो नेता विपक्ष है, तो वो दावा करे वो असली टीएमसी है। तो ये जो फॉर्मेशन, कल और एक बात हुआ अजय जी, कल फिरहाद हाकिम जो मेयर पद से इस्तीफा दिए, फिरहाद हाकिम कल असेंबली आए, असेंबली आकर नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी से 45 मिनट 45 मिनट उन्होंने बैठक किया। फिर बैठक करने के बाद जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि क्या आप भी ममता बनर्जी की साथ छोड़ रहे हैं, सवाल सीधा था, उनका जवाब आया नो कमेंट्स। वो कह सकते थे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, साथ ही है, लेकिन उन्होंने कहा नो कमेंट्स। बाद में ऋतव्रत बनर्जी भी कहे कि फिरहाद हाकिम आए थे, मेरे साथ बात हुआ, और आगे आगे देखिए होता है क्या। तो कहीं ना कहीं जो राज्य राजनीति जो स्थिति है वो संख्या 58 से बढ़कर और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जब तक राज्य में भी जून के 18 तारीख से अधिवेशन शुरू होगा तो वहां ऐसा मालूम चल रहा है कि ये संख्या और बढ़ेगा, क्योंकि कल मगराहाट पश्चिम के जो टीएमसी विधायक है वो साफ कह चुके हैं कि वो ऋतव्रत बनर्जी के साथ है, तो वो संख्या बढ़ रहा है और इधर सांसद की भी संख्या बढ़ रही है। सौरभ बहुत धन्यवाद, वक्त इतना ही है और ऐसा लग रहा है कि सॉल्ट लेक का जो पानी है अब इतना ज्यादा खारा हो चुका है कि अब उसके सुधरने की उम्मीद बहुत कम नजर आ रही है। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं। जोजिला टनल आज इतिहास रचने को तैयार है। श्रीनगर और लद्दाख को हर मौसम में सड़क संपर्क से जोड़ने वाली जोजिला सुरंग परियोजना में आज 13 किलोमीटर से अधिक खुदाई के बाद ब्रेक थ्रू हासिल हो जाएगा। जी हाँ, और इस सुरंग के निर्माण कार्य में ब्रेक थ्रू उस स्थिति को कहते हैं जब सुरंग की खुदाई दोनों दिशाओं से पूरी होकर और बीच में मिल जाती है। ये परियोजना इस महत्वपूर्ण चरण तक पहुंचने जा रही है और करीब 6,500 करोड़ रुपए लागत वाली इस परियोजना को एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंगों में से भी एक माना जा रहा है। करीब 13.15 किलोमीटर लंबी सुरंग को हैदराबाद स्थित कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के द्वारा समुद्र तल से 11,578 फुट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। ये सुरंग सोनमर्ग से लगभग 24 किलोमीटर और श्रीनगर से करीब 103 किलोमीटर दूर है। परियोजना पूरी होने के बाद श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह के बीच पूरे साल सड़क संपर्क सुनिश्चित करेगी, जिससे क्षेत्र में आवागमन, आपूर्ति व्यवस्था और रणनीतिक पहुंच में बड़ा सुधार होगा। वहीं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होते हुए आज नजर आएंगे। तो ये दुनिया की सबसे लंबी सुरंग 2 तरफा यात्रा के लिए तैयार की जाएगी और इसकी जो स्ट्रक्चरिंग है पूरी तरह से मेड इन इंडिया तकनीक एक बड़ा उदाहरण कहा जा सकता है। कश्मीर लद्दाख कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव, जो कश्मीर और लद्दाख एक दूसरे से बिल्कुल कट जाया करते थे। वर्ष के कई महीने जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हुआ करती थी, खासतौर पर जो सेना की आवाजाही है उसमें बाधा होती थी। इसमें बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू न केवल रणनीतिक तौर पर बल्कि विकास की कहानी को भी आगे ले जाने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। सोनमर्ग लद्दाख तक तेज़ रफ्तार हो जाएगी। बालटाल और मीना मार्ग तक ये सुरंग बनेगी और सोनमर्ग को द्रास से जोड़ने की जो परियोजना है उससे कश्मीर और लद्दाख के बीच सीधा संपर्क स्थापित होगा। इसके साथ ही अगर मौसम की बात करें तो हर मौसम में सुगम आवागमन सुनिश्चित होगा। इसके जरिए बर्फबारी का सफर पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और पूरे साल ये जो रास्ता है ये सुरंग खुली रहेगी और अहम मार्ग। इसके साथ ही दुर्गम पहाड़ी की अगर हम बात करें तो रास्ते की चुनौती होगी, जो यात्रा की चुनौती थी वो भी खत्म हो जाएगी। यात्रा इसके जरिए और तेज, सुरक्षित और आसान बन जाएगी। लद्दाख तक जो पहुंच है उसमें एक बड़े बदलाव के तौर पर इस सुरंग को देखा जा रहा है, जहां ऑल वेदर कनेक्टिविटी का जो सपना है वो इस सुरंग के जरिए साकार हो रहा है। तो अपने आप में काफी खास है ये सुरंग और ब्रेक थ्रू का जो कार्य है वो पूरा हो रहा है और सोनमर्ग लद्दाख तक का जो सफर है वो और तेज रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हर मौसम में सुगम आवागमन जो है वो सुनिश्चित होगा और इसके साथ ही बर्फबारी का भी किसी प्रकार का कोई असर इस सुरंग पर नहीं पड़ेगा। पूरे साल ये जो अहम रास्ता है बाकी ये
खुला रहेगा। कृतिका, ये भी है कि जब आप रेल मार्ग या सड़क मार्ग बनाते हैं मैदानी भाग में और वहाँ पर सुरंग का निर्माण करते हैं तो वो जो ब्रेक थ्रू होता है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा कि बुलेट ट्रेन परियोजना में कई बार इस तकनीक का प्रयोग किया गया, लेकिन इतनी बड़ी ऊंचाई पर यहाँ 15,000 फीट पर आप काम कर रहे हैं और आपको पहाड़ तोड़ना है और 24 किलोमीटर लंबा सफ़र, आप सोचिए इस तरह से सबसे लंबी सुरंग करीब 13 से 14 किलोमीटर की बात कही जा रही है। तो ये एक वाकई मेक इन इंडिया तकनीक का एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कहा जा सकता है। इस पर हमारी निगाह रहेगी और हम नया सवेरा में बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग में हो रहे साइबर ठगी के बारे में और ठगी से बचने के क्या कुछ उपाय हैं जिन्हें आप अपना करके खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। स्कैमर से बचना इतना मुश्किल भी नहीं है, बस कुछ सामान्य बातों का ख्याल रखना होगा, जैसे किसी अनजान व्यक्ति या कभी किसी को भी एडवांस पेमेंट ना करें। ध्यान रखें, पैसे लेने के लिए क्यूआर कोड स्कैन नहीं करना होता। पेमेंट आने के बाद ही आप सामान हैंडओवर करें और उस वक्त अपना बैंक अकाउंट या अपना यूपीआई अवश्य चेक कर लें। अनजान लिंक या एपीके फाइल डाउनलोड ना करें और कोई कुछ भी बहाना कर बहुत सस्ती डील भी दे तो सावधान। और साइबर अलर्ट के बाद अब बात एक दिन और एक उत्सव की, जहां बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 27 स्थित तुरीपाड़ा में आज से पारंपरिक मुथियम्मा माता पूजा का शुभारंभ हो गया है। दक्षिण भारतीय परंपरा के अनुसार आयोजित इस विशेष पूजा में मां काली की 7 दिनों तक 7 अलग अलग स्वरूपों में पूजा आराधना की जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज, मंत्रोच्चार की ध्वनि और मां के जयकारों से गूंजता वातावरण। खड़गपुर के तुड़ीपारा क्षेत्र में मुथियम्मा माता पूजा के दौरान कुछ ऐसा ही भक्तिमय दृश्य दिखाई देता है। दक्षिण भारतीय परंपरा में मां मुथियम्मा को देवी शक्ति और मां काली का स्वरूप माना जाता है। श्रद्धालु पूरे विधि विधान के साथ माता की पूजा अर्चना करते हैं और परिवार की सुख समृद्धि तथा कल्याण की कामना करते हैं। इस महोत्सव की सबसे बड़ी विशेषता है मां के 7 स्वरूपों की आराधना। 7 दिनों तक प्रतिदिन माता को अलग अलग रूपों में सजाया और पूजा जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि माता के इन विविध स्वरूपों में शक्ति, करुणा, संरक्षण और कल्याण का संदेश निहित है। यही वजह है कि पूजा में शामिल होने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के लिए विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, भजन कीर्तन तथा सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मुथियम्मा माता पूजा के दौरान दक्षिण भारतीय परंपरा और बंगाल की लोक आस्था एक साथ दिखाई देती है। मुथियम्मा माता पूजा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि विविधता में एकता की भारतीय परंपरा का उत्सव है, जहां श्रद्धा के साथ संस्कृति भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है और जहां मां शक्ति के प्रति समर्पण लोगों को भक्ति, विश्वास और सामाजिक सद्भाव के एक सूत्र में जोड़ देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस तरह से आपने देखा कि बंगाल यानी आप कहें पूर्वी हिस्सा और दक्षिण, उसका किस तरह का अद्भुत संगम आपको इस परंपरा में दिखाई देता है। और अब आपको मिलवाते हैं असम की प्रख्यात लोक गायिका पोखिला लेक्थेपी के साथ, जिन्होंने अपनी मधुर आवाज और समर्पण से कर्बी लोक संगीत को नई पहचान दी। बात करना चाहूंगी असम की, जहां की एक बहुत ही मशहूर कार्बी लोक गायिका है पोखिला लेक्थेपी, जिन्होंने 4 दशक से कार्बी लोक संगीत को बेहद समृद्ध किया है। उन्होंने न केवल प्राचीन लोक परंपराओं को जारी रखा है, बल्कि एक आधुनिक शैली भी अपनी विकसित की है। उन्हें खिताब दिया गया है क्वीन ऑफ मेलोडीज का। और जिस तरीके से उन्होंने कार्बी लोक संगीत की परंपराओं को जीवंत रखा, इसके लिए उन्होंने प्राप्त किया पद्मश्री का सम्मान। असम, जहां पहाड़, लोक परंपराएं और संगीत जीवन की पहचान माने जाते हैं। इन्हीं सांस्कृतिक सुरों के बीच उभरी एक ऐसी आवाज जिसने कर्बी लोक संगीत को नई पहचान दी।
कहानी है प्रख्यात लोक गायिका पोखिला लेखथेपी की। करबी आंगलोंग जिले में जन्मी पोखिला लेखथेपी बचपन से ही संगीत और लोक परंपराओं के वातावरण में पली बढ़ी। उनके परिवार में संगीत का गहरा जुड़ाव था और वहीं से उनके मन में सुरों के प्रति प्रेम पैदा हुआ। स्कूल के दिनों से ही उनकी गायकी लोगों का ध्यान आकर्षित करने लगी और धीरे धीरे संगीत ही उनकी पहचान बन गया। मेरा माता पिता भी आर्टिस्ट है, गांव में रहने वाले हैं, लेकिन वो लोग भी गाना गाती हैं। तो मैं जब बचपन में गाना गाती हूँ, स्कूल में जब दाखिला किया है तो स्कूल में भी मैं गाना गाती हूँ। 1974 हमारे कार्बी आंगलोंग का यूथ फेस्टिवल जब हुआ है तभी से मैं गाना गाती हूँ। पोखिला लेखथेपी ने अपनी संगीत यात्रा स्थानीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लोक मंचों से शुरू की। अपनी मधुर और भावपूर्ण आवाज के कारण वे जल्द ही करबी समाज के बीच लोकप्रिय हो गयी। उन्होंने करबी लोक संगीत और आधुनिक गीतों को नई पहचान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वर्षों तक लोक संस्कृति को सहेजने का कार्य करती रही। 5 दशकों से अधिक समय से वे करबी संगीत परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। पोखिला लेखथेपी, उनको इस बार भारत सरकार ने पद्मश्री से जो सम्मान नवाजा गया, उसके लिए हम लोग कार्बी कम्युनिटी, समस्त कार्बी कम्युनिटी और कार्बी आंगलोंग जिला, पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिला, एनसीएल से भी बहुत भारत सरकार के प्रति आभार प्रकट करते हैं। पोखिला लेखथेपी ने अपनी कला के माध्यम से करबी लोक संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने का प्रयास किया। उनकी गायकी में लोक जीवन की सहजता और सांस्कृतिक संवेदनाएं साफ दिखाई देती हैं। उनके योगदान के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। आज उनकी आवाज असम की समृद्ध लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत की एक महत्वपूर्ण पहचान बन चुकी है। संगीत के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए पोखिला लेखथेपी को पद्मश्री सम्मान की बहुत बहुत बधाई। तो नया सवेरा में अब वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं समुद्री कछुए, जिनका जीवन अलग ही है। इनका जीवन लगभग 80 वर्षों का है। समुद्री कछुओं की 7 प्रजातियां हैं, जिनमें से 6 प्रजातियां लुप्तप्राय हैं। और कछुआ एक ऐसा जीव जो कि ज़मीन पे भी रहता है, पानी में भी रह सकता है। उभयचर बोलते हैं इसको, और इसकी लंबी उम्र के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इन दृश्यों का आप मजा लीजिए और मेरी सहयोगी कृतिका और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।